तो हेलो क्लास 10th। तो मैं संतोष, साइंस फैकल्टी एट एनलाइटन एकेडमी, आपका स्वागत करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल में। तो आपका एग्जाम चल ही रहा है, आप सबको पता है। अभी आपका इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, इससे पहले आपका हिंदी का एग्जाम हो चुका है। होपफुली सब कुछ अच्छा रहा होगा अब तक, और आगे भी अच्छा रहेगा, ये हमें पता है। तो वो आगे अच्छा रहे उसी के लिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, पक्का 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 पेपर में आ रहा है, पक्का इन्हीं में से मिलेगा पेपर, इससे बाहर बन ही नहीं सकता। क्लियर है? तो एक एक करके क्वेश्चंस को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या उसका आंसर लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर नंबर ना काट सके हमारे। क्लियर है? तो कर लेते हैं, एग्जामिनर नंबर ना काट सके, एक एक चीज लिखेंगे। ठीक है? सीबीएसई वाला चेयरपर्सन आपको बताया था, कॉल आएगी थी, उसी के साथ बैठ के पूरा पेपर बनाया भाई। मतलब मैं नहीं बता दिया उसे कि भाई ये पेपर रखना, ताकि ठीक ठाक पेपर बना सके तुम्हारे लिए। सलाह लेके गया मुझसे, मजाक नहीं कर रहा है, मजाक लेते हो हर बात को मेरी। ठीक है भाई? देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है बेटा, एक एक करके सारे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्टेड, कि किस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट में फूड पूरा डाइजेस्ट हो जाता है। तो जब भाई चैप्टर पढ़ाया था, बिल्कुल एकदम अच्छे से बताया था, कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो याद रहना चाहिए कहां, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर रहेगी भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक नंबर यहीं से तुम्हारा पक्का हो चुका। आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। शॉर्ट देखियो कि तुमने मेरी इंस्टा पे बार बार चीख चीख के बताया मैंने कि पेरिस्टलिटिक मूवमेंट क्या होता है। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, फैलना और सिकुड़ना, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ ईसोफेगस इज कॉल्ड पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। हमारे ईसोफेगस फूड पाइप का एक्सपैंड होना और कॉन्ट्रैक्ट होना, इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टलिटिक मूवमेंट। यही चीज यहां बताई है। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल इज मीडिएटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड पेरिस्टलिसिस। इट इज द टाइप ऑफ इनवॉलंटरी मस्कुलर, इस पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है इनवॉलंटरी है। Muscular movement that occurs in the digestive system. It begins with the swallowing, निगलने से start होता है, food in the mouth and propulsion throughout the gastrointestinal tract. These involuntary muscles are the type of smooth muscle which make up the digestive tract. कि पूरा वही सारी चीजें बताई कि हमारा फूड मैंने swallow किया, तो फिर हमारे ईसोफेगस फूड पाइप ने एक्सपेंशन किया, कॉन्ट्रैक्शन किया, फूड को आगे धकेला, और वो कहां चले गया, हमारे स्टमक में। क्लियर है भाई? दिक्कत है आज तक कोई? ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहो, इसी तरीके से करते रहो। 95 तो इजी है ही। आगे करते हैं, क्या बोल रहा है क्वेश्चन थर्ड, कि स्टोमेटा ऑफ अ डेजर्ट प्लांट, जो रेगिस्तान में आपको मिलता है, स्टोमेटा ऑफ अ डेजर्ट प्लांट रिमेन्स क्लोज, वो क्लोज रहता है ड्यूरिंग डे टाइम। दिन के समय में स्टोमेटा डेजर्ट प्लांट का क्लोज रहता है। How do they take up carbon dioxide and perform photosynthesis? कैसे करते हैं भाई, समझते हैं। इसको पहले सिंपली समझना, फिर आंसर पे आएंगे। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा, डेजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी, धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, अगर उनका स्टोमेटा दिन में भी खुला रहा तो क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर। क्या होगा, एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, वो ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा, इसलिए दिन में बंद रहता है। ये तो रीजन हुआ कि बंद क्यों होता है। अब समझते हैं कि अगर बंद है तो वो कब कैसे फोटोसिंथेसिस कर रहा है। तो सिंपल सी बात, जैसे ही रात होती है, जैसे ही रात होती है, वो क्या कर लेता है, वो स्टोर कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर करके इंटरमीडिएट फॉर्म में रख, जैसे ही दिन हुआ क्या किया, फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट, क्योंकि अब तो स्टोमेटा बंद है, अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकता, सनलाइट आई, क्लोरोफिल ने ट्रैप करी और करना स्टार्ट। यही चीज ने बोली कि इन डेजर्ट प्लांट्स द स्टोमेटा ओपन्स एट नाइट, दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट व्हिच इज ड्यूरिंग डे for photosynthesis. Also, chlorophyll of the plant are located in the stem as leaf reduced to spine, and stem takes function of photosynthesis.
Such plants undergo CAM photosynthesis, CAM photosynthesis, as they open up their stomata during night and take in CO2. Stomata remains closed during daytime to prevent the loss of water by transpiration. यही सारी चीजें बताई भाई, उसी चीज को इन्होंने लिख दिया है, मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सुंदर सुंदर क्वेश्चन में सुंदर सुंदर चीजें आ रही हैं। क्या है सुंदर सुंदर क्वेश्चन में सुंदर सुंदर चीजें? कि ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक लेबल डायग्राम भी देंगे भाई, बायो है, देख लेते हैं क्या है। तो ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें कुछ पार्ट्स याद रखने वाले हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये सामने वाला नॉस्ट्रल्स, भाई क्या है? नॉस्ट्रल्स, उसके ऊपर थोड़ा नेसल कैविटी, उसके नीचे थोड़ा ओरल कैविटी। वैसे ही यहां पे पहुंचे हम तो आ जाता है फेरिनिक्स, फेरिनिक्स, अच्छा, और उससे थोड़ा नीचे हमारा लैरिनिक्स, फेरिनिक्स, लैरिनिक्स, और आए ये रिंग टाइप से चीजें जो दिख रही है, ये हो गई ट्राइकिया। क्या हो गई भाई? ट्राइकिया। क्लियर है? उसके बाद ये डिवाइड, ठीक है, यहां पे आएगा राइट ब्रोंकस, यहां पे आएगा लेफ्ट ब्रोंकस, यहां आएगा लेफ्ट लंग, यहां आएगा राइट लंग, और ये पूरा क्या है भाई? डायफ्राम। और इसके अंदर ब्रोंकस के अंदर ही कई सारे क्या निकल रहे होते हैं बेटा? छोटी छोटी ब्रोंकाइल्स। क्या निकल रहे होते हैं? ब्रोंकाइल्स। और वो ब्रोंकाइल्स एंड होते हैं, टर्मिनेट होते हैं जिस पॉइंट पे, उसे बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं भाई? एल्वियोली। और एल्वियोली क्या करता है? इट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वो CO2 देता है, O2 लेता है, ये गैसेस का आदान प्रदान, लेन देन चलते रहता है। किससे? एल्वियोली से। ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इजी होगा अभी तक? कुछ परेशानी, कुछ दिक्कत नहीं होगी अभी तक? आगे बढ़ते हैं कि why is small intestine in herbivorous longer than in carnivorous? सिंपल सवाल, सिंपल जवाब। हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, कार्निवोरस में छोटी होती है। सिंपल रीजन, हर्बीवोरस खाते हैं आपकी घास, घास यानी ग्रास, उसके अंदर होता है सेलुलोज, सेलुलोज को पचाने के लिए हमें लंबी, ज्यादा टाइम लगता है, तो लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, यही बोला है। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स अ लॉन्गर टाइम, hence herbivorous eating grass needed a longer small intestine to allow complete digestion of cellulose. Carnivorous animals cannot digest cellulose, hence they have a shortest intestine. Clear है भाई? हम नहीं पचा सकते घास फूस, इसीलिए हम खा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सुंदर क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन, सारे ही सुंदर, मैं भी सुंदर, आप भी सुंदर, ठीक है। क्या है सुंदरता का एक और रूप? देख लेते हैं कि हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अरे इजी, अभी बताया। क्या बोला है कि लंग्स कैसे डिजाइन हो रखे हैं ह्यूमन बीइंग्स में टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अभी बताया था कि लंग्स में जब हमारा ब्रोंकस डिवाइड होता है तो कई छोटी छोटी ब्रोंकाइल्स बनती है, और ब्रोंकाइल्स के टर्मिनेट होती है, एंड होता है एल्वियोली पे। ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोली है, ऐसे मिलियंस ऑफ एल्वियोली है जो क्या करते हैं? विच फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का आदान प्रदान, लेन देन चलते रहता है। यही बात यहां कही होगी इन्होंने। द लंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन्ड इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे? द ह्यूमन लंग्स कंटेन मिलियंस ऑफ एल्वियोली। The presence of millions of alveoli in lungs provide a large surface area for the exchange of gases, and this availability of large surface area maximize the exchange of gases. यही चीज मैंने बताई, यही चीज यहां कही है। क्लियर है भाई? क्लियर ही होगा, मुझे पता है। आगे बढ़ते भाई। बोल रहा है why is the rate of breathing in aquatic organism much faster than in terrestrial organism? बोल रहा है कि क्यों भाई रेट ऑफ ब्रीदिंग, ये वाली, क्यों ज्यादा है पानी में रहने वाले जानवरों में, ठीक है, उनके अंदर क्यों ज्यादा है एज कंपेयर टू जो जमीन पे रह रहे हैं।
जैसे हम आराम से सांस ले रहे हैं भाई, ज्यादा हाफना नहीं पड़ रहा, ब्रीथ नहीं करना पड़ रहा, बट उनको बड़ी परेशानी हो जाती है। किनको? जो एक्वेटिक है, जो पानी में रहते हैं। क्यों? समझो भाई, जो हम हैं वो डिसॉल्व किस में ले है? ये एयर में डिसॉल्व है हमारी ऑक्सीजन, और सीधा बड़ी इजीली ले लेते हैं। बट जो बात करूं मैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, वो लेते हैं किस में से? हमारा पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो लेते हैं, और उसको लेना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। यही बात इन्होंने कही होगी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर प्रेजेंट इन द डिसॉल्व्ड स्टेट्स थ्रू देयर गिल्स सिंस द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो। यही बात मैंने कही कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर्ड टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर. The rate of breathing in aquatic organism is higher than the rate of breathing in terrestrial organism. जो जमीन पे खड़े हैं उनमें इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। सौभाग्य वाली बात भाई हमारे लिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है? बोल रहा है व्हाट डू द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट, क्या ले जाते हैं ये सारे? देख लेते हैं। जाइलम क्या ले जाता है? पढ़ते वक्त बताया, वाटर एंड मिनरल्स, ये कौन ले जाता है? जाइलम। दूसरा फ्लोएम, ये क्या ले जाता है? फूड। ठीक है। पल्मोनरी वेन, ये ले जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेना कावा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही पूछा था कि ये सारे क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। सीधी सीधी बात बता दी भाई, कौन किसको लेके जा रहा है, किसकी सवारी क्या है, तो यही पहुंचा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है सुंदर सुंदर क्वेश्चन की सीरीज में एक और सुंदर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन बताना है, उसी को डिस्क्राइब करना है। देख लेते हैं कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी। किडनी की सबसे फंक्शनल यूनिट है, कंपोज्ड होती है, किससे बनी होते हैं? रेनल कॉर्पसल्स एंड रेनल ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल, इन चीजों से बनी होती है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। ईच किडनी, हर किडनी के पास कई सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, अप्रॉक्स 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और ये किससे बने हैं? इनके अंदर होता है ग्लोमेरुल्स, बोमन्स कैप्सूल, लॉन्ग रेनल ट्यूब, ये सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। अब फंक्शन क्या है नेफ्रॉन का, ये समझना। ये तो स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बताइए, क्या क्या कंसिस्ट करता है। अब काम क्या है? द ब्लड एंटर्स इन द किडनी थ्रू द रेनल आर्टरी। ब्लड एंटर करता है किडनी में थ्रू रेनल आर्टरी। अब आगे क्या हुआ? वाटर एंड सॉल्यूट आर ट्रांसफर्ड टू बोमन्स कैप्सूल। अब जो वाटर और बाकी चीजें हैं वो कहां पे चलेगी? सॉल्यूट, बोमन्स कैप्सूल में, इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ग्लूकोज सॉल्ट को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है और फिल्टरेट मूव्स डाउन इनटू द लूप एंड देन मूव्स अपवर्ड। और उसके बाद क्या? मूव कर दिया जाता है फिल्टरेट को और डाउन कर दिया जाता है लूप में, अपवर्ड डायरेक्शन में, फाइनली कनेक्ट हो जाता है डक्ट में। क्या हमारा? यूरिन। साफ कर दिया सब कुछ। क्लियर है? ब्लड को फिल्टरेट कर दिया। आगे भाई क्या है दिक्कत, क्या है परेशानी, समझ लेता कि अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। एक डॉक्टर ने एक पर्सन को एडवाइस किया कि भाई इंसुलिन के इंजेक्शन लीजिए। क्यों किया होगा ऐसा? क्या उसे ब्लड प्रेशर होगा? क्या उसे उसका हार्ट बीट स्लो हो गई होगी? या वो गॉइटर से सफर कर रहा है? या फिर उसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा है? तो याद होगा इंसुलिन के इंजेक्शन कब लगते हैं? डायबिटीज, डायबिटीज यानी शुगर लेवल हाई हो रखा है तभी डायबिटीज हुआ है। क्लियर है भाई? इजी इजी क्वेश्चन, नंबर तो यहीं आएंगे तुम्हारे, नंबर तो यहीं आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करे, कर लेते हैं। व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रॉपिक मूवमेंट याद है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाते वक्त बताया था। ट्रॉपिकल मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट पढ़ लेते हैं। ट्रॉपिकल मूवमेंट वो मूवमेंट होता है बेटा जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा हो।
इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस या फिर स्टिमुलाई, ऐसा रिस्पॉन्स मूवमेंट जो किसके रिस्पॉन्स में, स्टिमुलस, ठीक है। द मूवमेंट विच अकर्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिलेशन टू द स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। अब कई टाइप के पढ़े थे हमने, जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ये सारी चीजें। बोल रहा है कि एग्जाम्पल बताना है, अभी बता देते हैं भाई, किसका बताओ, फोटोट्रोपिज्म। देखते हैं फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू सनलाइट। मान के चलो भाई ये क्या है, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है, उसको करना इग्नोर। ये है हमारा सुंदर सुंदर फूल जो हम किसी कन्या को देना चाहते हैं पर जिंदगी भर दे नहीं पा रहे हैं। अगर देना चाहते हैं तो दे दे, इससे पहले कि वो कन्या किसी और के पास जाए तो अच्छा होगा कि आप उस कन्या को ये फूल पकड़ा दे। ठीक है भाई, बोले कन्या भी खुश, आप भी खुश। फिर देखिए सपने कन्या के साथ जीवन बिताने के, बिता पाएंगे कि नहीं वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर सपने तो देख ही सकते हैं, तो देखिए सपने। देखते फोटोट्रोपिज्म में क्या बेटा, ये सनलाइट है, ये एक प्लांट, जो इसका अपर पार्ट है शूट, इसकी ग्रोथ किसके टुवर्ड्स हो रही है, सनलाइट के। किसके टुवर्ड्स, सनलाइट के। तो यहां पे शूट का जो मूवमेंट है वो किसके टुवर्ड्स है, सनलाइट के। इसे बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। वहीं अगर मैं बात करूं इसके रूट की, तो सनलाइट ऊपर है बट रूट नीचे मूव कर रहा है, तो इसे बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है भाई, एग्जाम्पल भी हो गया। ठीक है, फूल का काम खत्म है, कन्याओं को दे सकते हो। ठीक है, कन्याएं भी कभी कभी पुरुष को दो फूल, ठीक है, उनको भी जरूरत होती है, सांत्वना, प्यार, उनको भी चाहिए होता है। तो ठीक है, मिल जाएगा, समय आएगा। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेम द प्लांट हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। प्लांट हार्मोन बताने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फर्स्ट इलोंगेशन ऑफ सेल, बताया हुआ है, ऑक्सिन्स, ऑक्सिन ही हमारे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इलोंगेशन ऑफ सेल। ग्रोथ ऑफ स्टेम, जिब्रेलिन, जिब्रेलिन से ही हमारी क्या होती है, स्टेम की ग्रोथ होती है। दूसरा, सेल डिवीजन को कौन प्रमोट करता है, साइटोकिनिन्स, कौन, साइटोकिनिन। तीसरा, फॉलिंग ऑफ सेंसिनेंट लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स कौन करता है, एब्सिसिक एसिड, कौन करता है, एब्सिसिक एसिड। क्लियर, इजी, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे, शर्म भी नहीं आती। नहीं बोल रहे कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल एनी टू पार्ट। दो क्यों करेंगे, पूरा बनाएंगे, पूरा करेंगे लेबल। ये देखो, ये बना दिया न्यूक्लियस, ठीक है, समझ जाओ कैसे बना रहा हूं। मजे ही मजे, मजे ही मजे हैं। अभी तो यही बोल रहे होगे मुझे देख के कि काश कोई ऐसा टीचर मिल जाए, पूरा पेपर बता दे, पूरा पेपर लिख के आ जाओ, 95% मार्क्स आ जाए, मजे ही मजे। यही कह रहे होगे, बहुत मीम देख रहे हो आजकल। देखो बेटा, ये बना दिया मैंने, अपर मोस्ट पार्ट डेंड्राइट, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, पूरी इस पार्ट को सेल बॉडी, बीच वाला जो हमारा होता है, ये जो ऊपर वाले पार्ट रहेंगे इन्हें बोलेंगे माइलिन शीथ, लास्ट वाला पार्ट नर्व एंडिंग। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो कह देना कमेंट सेक्शन में, खुला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर, अच्छे नंबर, आगे बढ़ते हैं। बोले कि नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड एंड स्पेसिफाई वन फंक्शन ऑफ द ईच। एक एंडोक्राइन ग्लैंड बता दिए हमें, 3 बताना है कि वो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और उस
निकाल रहे हैं हार्मोन तो उसका कुछ काम भी होगा तो वो काम भी बता देंगे। सबसे पहला बोल दिया भाई थायराइड, ये ग्लैंड हमारा निकालता है थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन भाई? थायरॉक्सिन, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखता है। थायराइड ग्लैंड निकाल रहा है थायरॉक्सिन, मेटाबॉलिज्म और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रख रहा है। दूसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमारे निकाल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो एक ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होनी चाहिए उसको, वो किस पे डिपेंड करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड पे, उसके ग्रोथ हार्मोन पे। पेनक्रियाज, भाई पेनक्रियाज निकाल रहा है इंसुलिन, जो कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रखता है, जो कि हमारे बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रखता है। आगे बढ़े। अच्छा यहीं पे एक बात याद रखना, पेनक्रियाज में ये इंसुलिन सेक्रेट करता है। अगर पेनक्रियाज कम इंसुलिन सेक्रेट करेगा तो हमारे बॉडी का शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और बॉडी का शुगर लेवल बढ़ने से हमारे क्या हो जाएगा? हमें डायबिटीज टाइप 1। वहीं अगर हमारा इंसुलिन बहुत ज्यादा सेक्रेट हो रहा है तो हमें क्या हो जाएगा? हाइपर इंसुलिनमिया। इसमें क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज। याद रखना ये। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। एडिशनल इंफॉर्मेशन याद रखो, ब्रैक कर देना दोस्तों के सामने, अरे मुझे तो ये भी पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। ब्रेन के वो पार्ट जिनका ये काम है, फंक्शन कुछ तो। अब तुम्हारा तो फंक्शन करता नहीं, कुछ लोग कर लेता है, तो उन्हीं का बता देते हैं कि ऐसा कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो पोस्चर और बॉडी बैलेंस में हेल्प करता है? हिंड ब्रेन। कौन है? हिंड ब्रेन। ब्लड प्रेशर के लिए हिंड ब्रेन। सेंसेशन और फीलिंग फुल के लिए फोर ब्रेन। सेंसेशन ऑफ हंगर, भूख खत्म कि या भूख लगी, ये कौन बताता है? फोर ब्रेन। सीइंग, देखना, फोर ब्रेन। ये सारी चीजें क्लियर है भाई, किसका काम? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे व्हाट इज प्लासेंटा स्टेट इट्स टू रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबसे पहले तो ये बताने कि प्लासेंटा क्या होता है, फिर बताएंगे उसके रोल। तो प्लासेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स, प्लासेंटा इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स यूट्रस, मदर्स यूट्रस टू द फीटस। ठीक है, नवजात भ्रूण, जो हमारे नए नए बच्चे पैदा होने वाले हैं, भ्रूण बना है अभी, वो किससे कनेक्ट होता है? मदर के यूट्रस। यही चीज बोली गई होगी। प्लासेंटा इज ऑर्गन स्ट्रक्चर विच डेवलप्स फ्रॉम द वॉल ऑफ द यूट्रस, यही बोला, एक्टिंग एज अ कनेक्शन, बीच में कनेक्शन स्ट्रक्चर बिटवीन द मदर एंड द फीटस। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इस प्लासेंटा से ही जो हमारा फीटस है उसको मिलता है नरिशमेंट, उसको मिलता है गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसके थ्रू होता है। अगर उसको कुछ एक्सक्रीट करना है तो वो भी इसी के थ्रू होगा। तो ये सारी चीजें काम होते हैं। क्लियर रहेगी बात? यही चीजें यहां बताई गई है। ठीक है, बढ़िया। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पर पढ़ते नहीं हो। रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसी का एक पार्ट है, उसी का एक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देख लेते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के डिफरेंट मेथड्स क्या है? तो उसको समझने से पहले तो यही समझ लो कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। तो कॉन्ट्रासेप्शन इज अ मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन। होगे धीरे धीरे तुम भी बड़े, तुम्हें भी पता चलेंगी ये चीजें। पता तो अभी चल चुकी हैं तुम्हें, बस कुछ भोले भाले बच्चे रह गए हैं, तो उन्हीं के लिए है ये, बाकी तुम तेज हो। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? इट इज द मेथड टू अवॉइड प्रेगनेंसी। इसके कई सारे मेथड हो सकते हैं, जैसे बच्चा फिजिकल बैरियर, कि अगर हमें बच्चा नहीं चाहिए तो हम किसका यूज कर ले? कॉन्डम्स का यूज कर ले, कॉन्डम्स का यूज कर ले, या डायफ्राम्स का यूज कर ले। ठीक है, कॉन्डम्स का यूज कर ले या डायफ्राम्स का यूज कर ले। दूसरा, केमिकल मेथड्स क्या है? अगर बच्चा नहीं चाहिए तो ओरल पिल्स आती है, वजाइनल पिल्स आती है। ठीक है, केमिकल मेथड में क्या आ जाएगा? ओरल पिल्स, वजाइनल पिल्स। ठीक है, सर्जिकल मेथड, कि भाई अब तो करना ही नहीं कभी,
इंदिरा गांधी जी ने काम कर दिया था। बस दिक्कत यही थी कि कंसेंट ही सब कुछ है, वही नहीं ले रही थी वो। सर्जिकल मेथड में क्या होता है बेटा, दो तरीके, एक ट्यूबकोटॉमी, एक होता था बेटा वास्कोटॉमी। ठीक है, एक होता था ट्यूबकोटॉमी, एक होता था वास्कोटॉमी। तो होता क्या है बेटा, ट्यूबकोटॉमी में फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है, फीमेल की जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, तो एग आ ही नहीं पाता, वो आ ही नहीं पाता, तो हमारा ना ही स्पर्म मिल पाता ना ही एग मिल पाता है। ऐसा ही वास्कोटॉमी में होता है, हमारा स्पर्म आ ही नहीं पाता, कहां से, टेस्टिस से। कहां से नहीं आ पाता, टेस्टिस से, क्योंकि यूरेटर को ब्लॉक कर दिया जाता है, टेस्टिस से सॉरी वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है वास्कोटॉमी। ठीक है, ये है। फिर आईयूसीडी मेथड होता है। आईयूसीडी क्या होता है, फुल फॉर्म याद रखना, इंट्रा यूट्रीन सी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें आ जाता है भाई कॉपर टी, कॉपर लूप, यूट्रस में फिट किए जाते हैं ताकि स्पर्म को और एग्स को मिलने से रोका जा सके। तो ये कुछ मेथड है, ठीक है, समझ लो इन्हें, इंपॉर्टेंट है पढ़ने के पर्सपेक्टिव से भी और आम पर्सपेक्टिव से जानने के लिए भी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि स्टेट द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। चेंज बताना है क्या होता है यूट्रस में अगर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो जाए, इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो जाए तो क्या होता है भाई, सिंपल सी बात, व्हेन इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड इन द यूट्रस, मदर इनर लाइनिंग जो होगी यूट्रस की वो थिक हो जाएगी, वो स्पॉन्जी हो जाएगी। यही बोल रहा है कि व्हेन इम्प्लांटेशन हैज अकर्ड इन द यूट्रस ऑफ द मदर, द इनर लाइनिंग ऑफ ए यूट्रस थिकन्स एंड रिची सप्लाइड ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, थिन बना लेगा, थिक बना लेगा अपने लाइनिंग को, इनर लाइनिंग को। ये तो है कि जब इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो गया, अगर ना हो तो फीमेल गैमेट एग फर्टिलाइज्ड ही ना हो तो क्या होगा, तो हर मंथ होता क्या है कि बेटा जो हमारा यूट्रस होता फीमेल का वो अपने आप को प्रिपेयर करता है कि भाई फर्टिलाइजेशन होगा, पर मान के चलो नहीं हुआ तो क्या होगा, जो इनर लाइनिंग प्रिपेयर हुई है वो रप्चर्ड, वो टूट जाएगी और म्यूकस और ब्लड वुमेन के वजाइना और सर्विक्स के थ्रू बाहर आएगा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पीरियड्स। ठीक है, यही चीज यहां बोलिए, when the fertilization of egg does not take place in thick uterine wall, shed off rupturing blood vessels of the uterus and blood comes in the form of menstrual fluid, this is called menstruation or period, जो हम बोलते हैं menstruation। क्लियर है, रजोधर्म, मासिक धर्म, जो बोलना है, ऋतुस्राव, ये इसके हिंदी में नाम होते हैं। तो वही सारी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। सो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि अ ब्लू कलर्ड फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय बी, बी कैपिटल बी से ब्लू कलर को डिनोट कर दिया। मेंडल जी का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कहता है, ये है ब्लू। देन बोला है व्हाइट कलर फ्लावर डिनोटेड बाय स्मॉल बी, व्हाइट कलर को स्मॉल बी से दिखा दिया, इनके बीच क्रॉस कराया गया। स्टेट द फ्लावर वुड यू एक्सपेक्ट इन फर्स्ट जनरेशन। F1 जनरेशन में कौन सा फ्लावर, यहां से कैपिटल बी, यहां से स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, F1 जनरेशन में सारे यही होंगे। अच्छा अब ये कैसा होगा, व्हाइट ब्लू मिक्स, ये होगा ब्लू। रीजन, क्योंकि जो कैपिटल बी है ये क्या होता है हमारा, डोमिनेंट ट्रेट, और स्मॉल बी रिसेसिव ट्रेट। क्लियर है भाई। अब बोला है कि व्हाट मस्ट बी द परसेंटेज ऑफ व्हाइट फ्लावर प्लांट्स इन F2 जनरेशन इफ द फ्लावर्स ऑफ द प्लांट सेल्फ पॉलिनेट। अगर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए F1 प्लांट्स का तो क्या मिलेगा, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनका सेल्फ पॉलिनेशन, यहां से कैपिटल बी, यहां से बी, यहां से कैपिटल बी, यहां से ये, यहां से भी, यहां से भी कैपिटल बी स्मॉल बी, यहां से स्मॉल बी, यहां से। तो देख सकते हो ये तीनों कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये सारे कैसे हैं, ब्लू, सिर्फ एक व्हाइट है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं,
वाइट कितना है 1, टोटल कितने हैं 4, मल्टीप्लाई बाय 100 कटेगा आएगा 25% व्हाइट प्लांट की। दूसरा बोला है एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप ऑफ कैपिटल बीबी और कैपिटल बी स्मॉल बी का रेशियो। देखो कैपिटल बीबी 1 है और कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, कैपिटल बी स्मॉल बी 2, तो 1:2। क्लियर रहेगी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या परेशानी, क्या क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं कि असर्शन दिया हुआ है बेटा, असर्शन रीजनिंग आ गई। असर्शन है पॉलिथीन बैग्स एंड प्लास्टिक कंटेनर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। एकदम सही बात, एकदम सच्ची बात, ट्रू है भाई ये तो। बट रीजन दिया है, क्या रीजनिंग दे रहे हैं कि दे कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन नेचुरल सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस है। अगर भाई ये सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाते, डिग्रेड हो जाते, तो इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों ही कहा जाता। तो असर्शन तो ट्रू है बट रीजनिंग फॉल्स है, तो बता देंगे, सिंपल। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द लायन। ये सिंपल सी, प्लांट को खाया डियर ने, डियर को खाया लायन ने, खा लिए। बोला कि लायन के पास 100 जूल एनर्जी है। लायन के पास कितनी है 100 जूल एनर्जी। तो बोल रहे कि हाउ मच एनर्जी इज अवेलेबल टू द प्रोड्यूसर यानी प्लांट के पास कितनी एनर्जी होगी। अब हमें पता है, याद है, क्या पढ़ा था 10% लॉ कि ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो यहां अगर 100 है तो यहां कितना हो जाएगा 1000 और यहां 10,000। क्लियर। हाँ तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट आर डीकंपोजर्स एंड लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट रोल्स दे प्ले इन द एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डीकंपोजर्स होता क्या है। तो डीकंपोजर्स आर द ऑर्गेनिज्म which degrade the dead and decaying matter present in the environment. For example, decomposers are the organisms that break down the organic matter into bodies of plant, animals. इन सब चीजों को डिकम्पोज करता है और वापस किस में मिला देता है, नेचर में मिला देता है। अब इससे फायदा क्या होता है कि भाई एक रिसाइकलिंग प्रोसेस चलता जा रहा है। जो भी चीज मरा, चाहे वो डेड एंड डिकेइंग मैटर हो, एनिमल हो, एक्सक्रीटा हो, कुछ भी, वो दोबारा रिसाइकल हो जा रहा है। दूसरा, उनसे जो आने वाला जो बैड ओडर था, जो स्मेल थी, वो हमें ज्यादा दिनों तक नहीं सहनी पड़ती। तो डीकंपोजर्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया, और उसके 2 बेनिफिट्स क्या होते हैं वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बेटा, क्रिएट अ फूड चेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स, हॉक, ग्रास, स्नेक, फ्रॉग। इनका एक फूड चेन बना देता है। तो पता ही है आपको, सबसे पहले क्या है, ग्रास को खा लेते हैं इंसेक्ट्स को खा लेता है फ्रॉग को खा लेगा स्नेक, और स्नेक को खा लेगा हॉक। क्लियर रहेगी ये बात। बी पार्ट में इसके बोल रहे हैं कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल में कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो देख, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में कौन सा है, फ्रॉग। क्लियर है। उसके बाद बोल रहे हैं विच ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस फूड चेन विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। किस ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा केमिकल सब्सटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो मैंने जब आपको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पढ़ाया था तब बेटा बताया था कि जो भी फूड चेन के एंड में होता है या टॉप पे होता है, उसमें सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। यहां कौन है सबसे लास्ट में, हॉक। तो सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस में होगा, हॉक में। इसका डी पार्ट क्या बोल रहा है कि इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। लास्ट पार्ट इसका क्या कह रहा है कि इफ 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी है 10,000 जूल, तो हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक। फ्रॉग के पास 10,000 है तो स्नेक के पास कितनी, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हर एनर्जी लेवल में से, हर ट्रॉपिक लेवल में से सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट लेवल में जाती है। तो यहां 10,000 है तो 10,000 का 10% इज 1000। तो स्नेक के पास कितनी जूल एनर्जी होगी बेटा, 1000 जूल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इजी हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्लेन डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या भाई? सिंपल तो समझो। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हार्ट पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करता है। क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, और उसको पंप करके कहां तक पहुंचा देता है? लंग्स तक। क्या कर देता है? लंग्स तक पहुंचा देता है। अब वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चेंज हुआ, किस में बना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां पे आया? वापस हार्ट के पास। और फिर हार्ट ने क्या किया? फिर उस ब्लड को पंप कर दिया पूरी बॉडी में और सबके पास पहुंचा। मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, एक पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट करने में ब्लड को 2 बार हार्ट से पास होना पड़ा। तो इसीलिए ये 2 बार के चक्कर में ट्वाइस, इसीलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन। यही चीज यहां बोलिए कि द हार्ट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इट पंप्स दिस ब्लड टू द लंग्स। The oxygenated blood from the lungs returns to the heart, which is pumped again into different parts of the body by heart. Thus, the blood passes twice through the heart, making a complete round through the body. Clear है भाई? Easy question हो जाएगा, कर दोगे पेपर में। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या कह रहा है? बोला डिफाइन एक्सक्रीशन। बेटा क्या होता है एक्सक्रीशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब वो कैसा भी वेस्ट हो सकता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो सकता है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड से निकलने वाला हो सकता है, ठीक है। यही बोला द प्रोसेस ऑफ विच मेटाबॉलिक वेस्ट इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट जो हमारी किडनी में होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा था कि जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट हमारी किडनी में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं भाई? नेफ्रॉन। नेक्स्ट इसका थर्ड बोल रहा है कि ड्रॉ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड लेबल द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम व्हिच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। बोल रहा सबसे पहले तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करना है, तो देख रहे हो यहां पे बना हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि ड्रॉ इनमें लेबलिंग करनी है, उस पार्ट को लेबल करना है सबसे पहले जहां पे यूरिन फॉर्म होता है। तो हमें पता है यूरिन कहां फॉर्म होता है? किडनी में भाई। कहां फॉर्म होता है? किडनी में। दूसरा बोल रहा है कि इज अ लॉन्ग ट्यूब विच कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम किडनी। किडनी से ब्लड यूरिन को कौन कलेक्ट करता है? यूरेटर। एंड द थर्ड वन इज स्टोर यूरिन अंटिल इट इज पास्ड आउट। कौन स्टोर करके रखता है यूरिन को जब तक वो बाहर नहीं आता? तो कौन करके रखता है भाई? गॉल ब्लैडर। क्लियर रहेगी? अच्छा, लास्ट डी पॉइंट बोल रहा है राइट वन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। वेन्स और आर्टरी के बीच में एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बनाना है। सिंपल सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। आर्टरीज जो होती है वो थिक वॉल होती है और जो वेन्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है। सिंपल। क्लियर है? करके आ जाओगे भाई? तो कर देना इसे पेपर में। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा आंसर और फिर अच्छे नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश ऑब्जर्व अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड। राजेश ने ऑब्जर्व किया कि ब्रेड के पीस पे एक ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी सब्सटेंस है कुछ। तो बोल रहा है कि इस ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ठीक है, ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है और इसका वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना। एक एक क्वेश्चन को एक एक करके बताते जाते हैं। सबसे पहले ब्रेड पे जो ग्रीनिश येलोइश जो ब्लैक पार्ट है वो है बेटा राइजोपस। क्या नाम है उसका? राइजोपस। क्लियर है? अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि ये कौन सा स्पेसिफिक असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज करता है। तो याद रखना स्पोर फॉर्मेशन। ये जो राइजोपस है ये फंगी ग्रुप का एक ऑर्गेनिज्म है जो हम फंजाई पढ़ते हैं, ठीक है। अब राइजोपस में वेजिटेटिव पार्ट बताना है और रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना है। ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको बताया हुआ है इंस्टाग्राम पे। वेजिटेटिव पार्ट है आपका हाइव, HYPHAE। वहीं रिप्रोडक्टिव पार्ट है आपका स्पोरेंजिया। क्या है बेटा? स्पोरेंजिया। क्लियर रहेगा? करना है अच्छे से, यही आने वाला है। तो कर लो एक बार। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ।
बोल रहा है लिस्ट 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के 4 एडवांटेजेस बता देने। तो सबसे पहला तो यही बता देते कि भाई सीडलेस प्लांट्स जो हमारे बनाना वगैरह हैं जिनमें अंदर सीड नहीं होता, तो उन्हें कैसे उगाया जाए, तो उनको उगाने के लिए यूज किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का। तो ये चीज बोलिए, द प्रोसेस मेक्स पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस वेराइटीज सच एज बनाना, रोज, जैस्मिन, ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा, एज कंपेयर टू अदर प्लांट्स प्रोपगेटेड, एज कंपेयर टू द प्लांट्स प्रोपगेशन बाय सीड्स, जो प्लांट हमारे सीड से प्रोड्यूस होते हैं और जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन से होता है, उनमें बेसिक डिफरेंस जो होता है कि ये चीप होते हैं, ये सस्ते हो जाते हैं। दूसरा, ये रैपिडली जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं। ये सारी चीजें, चीप है, इजियर मेथड है, क्लियर है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट प्लांट में देखने को मिले, जो अगर पर्टिकुलरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर प्लांट में है वही कैरेक्टर उसके दूसरे प्लांट्स में भी दिखेगा। तो यानी जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, वो सेफ रहते हैं। और लास्ट, ये मेथड यूज किया जाता है गार्डन्स में, क्योंकि ये स्मॉल साइज में बहुत इफेक्टिव रहता है, स्मॉल साइज गार्डन में। क्लियर रहेगी ये बात? ये 4 पॉइंट लिख के आ जाओ। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। सबसे पहले तो बताना है कि पॉलिनेशन होता क्या है। तो पॉलिनेशन क्या है बेटा? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर मेल पार्ट होता है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। तो पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होना पॉलिनेशन है। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? तो 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिनमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो, यूनिसेक्सुअल जिनमें कोई एक हो। अब बाइसेक्सुअल में होता क्या, मान के चलो कि उसके एंथर पे पॉलन ग्रेन आया हुआ था, तो वो पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा में मिक्स हो गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, तो नया सीड बन जाएगा, फ्रूट बन जाएगा। इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या कि एक दूसरे फ्लावर का एंथर किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके मिलेगा, पॉलन ग्रेन एंथर से दूसरे स्टिग्मा में जाके मिलेगा, इसे बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये मेजर डिफरेंस दोनों के बीच में है। और क्या डिफरेंस? अगर सेम प्लांट है बेटा, सेम फूल है, तब तो किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद हो जाएगा। बट अगर किसी दूसरे प्लांट पे आना तो कोई एजेंट चाहिए, हवा से, पानी से, बर्ड से, एनिमल से, किसी भी चीज, ऐसे एजेंट चाहिए। क्लियर है? बाकी कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा? जो कैरेक्टर होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं, सेम जैसा पहले वाले प्लांट के कैरेक्टर थे वैसे ही नेक्स्ट के भी होंगे। बट क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा, कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस। अच्छा, इनका सिग्निफिकेंस, यूज क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो उनका सिग्निफिकेंस पॉलिनेशन का ये है कि फ्रूट्स और सीड्स उगाने में हेल्प करते हैं, कैरेक्टर्स को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, हमारा वेरिएशन लाने में हेल्प करते हैं। तो ये चीजें याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बोल रहा है व्हाट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ ट्रेट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। अब देखो इसे समझना। देखो बेटा, जब मेंडल वाली आपको चीजें बताई गई थी उस टाइम पे एक चीज बताया था मैंने, कैपिटल टी विच इज टॉल, कैपिटल स्मॉल टी विच इज शॉर्ट। अब नेक्स्ट जनरेशन में हर प्लांट कैसा बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्योंकि यहां से कैपिटल टी आया, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल, सारे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी यही बन रहे हैं। अब ये कैसे होंगे कि कैसे इनकी हाइट होगी? मीडियोकर, मीडियम। इनकी हाइट होगी सबकी टॉल, क्योंकि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वही अपने आप को एक्सप्रेस करता है और यही लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो द लॉ ऑफ डोमिनेंस वाज गिवन बाय मेंडल। इट स्टेट दैट इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां पे अलग अलग कैरेक्टर, एक बड़ा एक छोटा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो कोई एक ट्रेट ऐसा होगा जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेंट रहेगा, ठीक है, बाकी दूसरे को सप्रेस कर देगा, इसी को बोलते थे लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। क्लियर रहेगी ये बात? ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बेटा डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिंपल सा। ऑटोट्रॉप्स, ऑटो में समझ ही क्या रहे हो आप, वर्ड आ रहा है ऑटो यानी, एक मिनट बेटा, ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉफ यानी फीड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स में वो आते हैं विच प्रिपेयर देयर फूड बाय ओन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है आपको कि CO2 लिया हमने कहां से, अपने एटमॉस्फेयर से, और वाटर ले लिया रूट से, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड हमारा सनलाइट क्या बन जाता है, C6H12O6 प्लस O2, ये अपना फूड बना देता है ग्लूकोज। ये देखने को हमें मिलता है। वही हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड होता है, ऑटोट्रॉफिक पे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन, मैं या तो सीधा पौधा खाऊंगा या उस पौधे को जिस जानवर ने खाया मैं उस जानवर को खाऊंगा, यही चलता है, सिंपल सा रूल। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड हो, हमारा ऑटोट्रॉफ्स पे। क्लियर रहेगी बात। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा कि राइट द एसेंशियल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, हाउ इज इट प्रोड्यूस्ड, name the synthetic chemical mainly responsible for the drop of amount of ozone in the atmosphere, how can the use of these chemical be reduced। बोल रहे सबसे पहले एक एक क्वेश्चन का एक एक करके आंसर देते हैं कि राइट द एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म्ड बाय ओजोन एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। सिंपल सा एसेंशियल फंक्शन है किसका, ओजोन लेयर का। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, इनसे बचाता है। क्योंकि अगर ये हमारे ऊपर डायरेक्ट पड़ा तो हमें स्किन कैंसर, कैटरेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, ये सारी चीजें हो सकती है। दूसरा, ये प्रोड्यूस कैसे होता है ओजोन, सिंपल समझना, जो भी हमारे ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो डाई एटॉमिक फॉर्म में, कोई भी मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं, यानी हमेशा O2 के फॉर्म में मिलता है। अब O2 के ऊपर जैसे ही हमारा यूवी रेस पड़ी, ये टूट के हो जाता है O+O। अब जो अर्थ एटमॉस्फेयर में डाई एटॉमिक बचे हैं उनसे ये टूटे हुए O ने रिएक्ट किया और O3 बना दिया विच इज ओजोन। क्लियर है। अब कौन सा सिंथेटिक केमिकल इसे डिप्लीट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, तो नाम है CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। और कैसे हम इसका यूज रिड्यूस करते हैं, तो हम एसीज में, रेफ्रिजरेटर्स में, डीओज में, इन सब चीजों में इसका यूज होता है। तो 1985 में एक प्रोटोकॉल हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल। क्या हुआ, क्योटो प्रोटोकॉल, जहां पर यह बोला गया कि भाई अब सीएफसी का यूज पे बैन किया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा ही डिप्लीशन हो रहा है ओजोन होल का। तो सीएफसी के यूज को कम करो, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज, डीओज, इन सब में यूज होता है। क्लियर रहेगी ये बात, ठीक है। आगे भाई क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूज ऑफ आयोडाइज, why is the use of iodized salt advisable, name the disease caused due to the deficiency of iodine in our diet। क्यों हमें आयोडाइज्ड, आयोडीन वाला सॉल्ट खाने के लिए कहा जाता है, और अगर ना खाया जाए तो उसकी डिफिशियंसी से कौन सा डिसीज होगा। तो भाई तुमने कई बार एड देखी है, टाटा नमक, देश का नमक, तो क्यों आती है एड, क्यों आयोडीन को इतना प्रमोट किया जाता है, क्योंकि लिए आयोडीन हमारा एक हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है, ग्लैंड विच इज थायराइड। थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन जो कि हमारा बीपी वगैरह कंट्रोल रखता है। और अगर हमारा थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो हमें हो जाता है गॉइटर। क्या हो जाता है, गॉइटर, जैसे हिंदी में बोलते हैं घेंघा रोग,
ठीक है, हमारी गर्दन फूल जाती है, स्वेलन नेक, यही चीज है। हाँ बताइए। Iodine is necessary for thyroid gland to secrete thyroxine hormone, which is regulate carbohydrate, protein, and fat metabolism in the body. Its deficiency may cause goiter. Therefore, use of iodized salt is advisable. It is the key symptoms of swollen neck. Goiter के जो symptoms होते हैं, clear है? Next question बेटा क्या बोल रहा है कि the sex of a newborn child is a matter of chance and none of the parent may be considered responsible for it. Justify this statement with the help of flow chart. कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो मेल है या फीमेल। अच्छा, पुराने टाइम पे माना जाता था कि घर से निकाल दिया जाता था या मारा जाता था कि अगर लड़की पैदा हुई किसी फीमेल को, बट असल में इसमें ना ही मेल का कुछ लेना देना है ना ही फीमेल का, ये तो मैटर ऑफ चांस, एक लक वाली बात है। कैसे? तो मान के चलो जो हम ह्यूमंस होते हैं हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे अंदर होते हैं। अब उन 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं, सेम होते हैं, बट एक होता है एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम जो कि ये डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। मेल में ये होता है XY और फीमेल में ये होता है XX। अब मान के चलो बच्चा होना है तो यहां से आया X, यहां से आया X, XX, बच्ची पैदा हो जाएगी, यहां से X, यहां से X, XX, फिर बच्ची, यहां से आया Y, यहां से XY, फिर यहां 1X। तो 50% चांस है कि बच्चा मेल होगा और 50% चांस है कि बच्चा फीमेल होगा। तो इसमें किसी का भी कुछ भी लेना देना नहीं है, ये पूरी लक की बात है, चांस की बात है। तो रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स सोच है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लड़ेंगे उसके खिलाफ बस। आगे बढ़ते बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बच्चा कि राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, गिव वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच। 3 टाइप्स की ब्लड वेसल्स और उनको इंपॉर्टेंट फीचर। पहला ब्लड वेसल आर्टरीज, दूसरा वेन्स, तीसरा कैपिलरीज। आर्टरीज क्या काम करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट टू द ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वेन्स क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है पूरे ऑर्गन से, ठीक है, और कहां पहुंचा देता है? ब्लड हार्ट तक, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती है? आर्टरीज एंड वेन्स आर डिवाइडेड इनटू आर्टरियोल्स एंड वेन्यूल्स। द न्यूट्रिएंट्स, अमाउंट्स, hormones and nutrients, hormones, gases can be diffused into tissue cells through the walls of capillaries। जो भी हमारे gases, nutrients, hormones होता है वो इन capillaries के थ्रू डिफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर है तीनों का काम? आगे बढ़ा जाए। बोल रहे कि what is the function of the each। अभी बताया था भाई, ओवरी का काम एग्स प्रोड्यूस करना, यूट्रस का काम इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, फेलोपियन ट्यूब का काम साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और इन द लास्ट वन इज राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। अभी बताया डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, नरिशमेंट प्रोवाइड कराना, पहले ही बता रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम बट बाइल सॉल्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। स्टेट रीजन। बाइल जूस खुद में तो कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता, बट बेटा जो बाइल सॉल्ट होता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ये बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है जिससे कि उनका डाइजेशन इजी हो जाता है। यही चीज है। बाइल इज अ डाइजेस्टिव जूस फॉर्म within the liver and stored within the gallbladder until it is needed within the small intestine where it is needed। बाइल एक अल्कलाइन ग्रीनिश येलो फ्लूइड है जो कि सॉल्ट भी कंटेन करता है, इमल्सिफाई कर देता है, ब्रेक कर देता है बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? अच्छा, दूसरा इसका काम ये भी होता है कि ये जो स्टमक में एसिडिक फूड था उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में आने पर अल्कलाइन कर देता है ताकि हमारे पैनक्रिएटिक एंजाइम्स उस पे काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, स्टेट द फंक्शन ऑफ द स्टैटरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी। जितने हमारे सेंस ऑर्गन उतने हमारे रिसेप्टर, सारे बताया हुआ था। आंख से देख रहा हूं फोटो रिसेप्टर, कान से सुन रहा हूं फोनो रिसेप्टर, ठीक है, और नोज से सूंघ रहा हूं स्मेल पता चल रही है तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ठीक है। स्किन से कुछ पता चल रहा है तो हमारा थर्मो रिसेप्टर, टंग से कुछ पता चल रहा है टेस्ट तो गस्टैटरी रिसेप्टर।
तो गस्टैटरी क्या हो गया, टेस्ट से पता चलने वाला, ऑल्फैक्टरी क्या हो गया, स्मेल से पता चलने वाला। क्लियर है, ये तो इजी था। नेक्स्ट, व्हाट इज अ जीन? जीन क्या होता है? आपने बहुत बार सुना होगा जीन्स है, ठीक है। तो जीन एक यूनिट होता है डीएनए का। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए होता है बेटा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की एक यूनिट होती है जीन, जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है। ये क्या कंटेन करता है जीन? कि नेक्स्ट आने वाले जो जनरेशन होगी, बच्चे होंगे, उनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनके पेरेंट्स की तरह, कुछ सिमिलैरिटीज हो। क्लियर है? तो अ जीन इज अ यूनिट ऑफ अ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम व्हिच गवर्न्स द सिंथेसिस, और ये प्रोटीन को भी सिंथेसाइज करता है और कैरेक्टर्स मैच कराता है। क्लियर रहेगी ये बात? नेक्स्ट, इजी था, 1 मार्क्स में आ सकता है, आ जाए तो बता देना। नेक्स्ट, स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग। ट्रिप्सिन एंजाइम का डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। लाइपेज का, ये क्या करता है लाइपेज? तो देख सकते हो ये हमारा कन्वर्ट करता है फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैट को डाइजेस्ट। अच्छा, अब 2 फंक्शंस बताने हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें कहा जाता है विली। अभी विली क्या करते हैं? ये इंक्रीज कर देते हैं एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, जिससे कि रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होती है चीजें, ठीक है, न्यूट्रिएंट जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होते हैं। तो यही चीजें यहाँ पे बताइए, ये देख सकते हो। और चिंता मत करो, इसे स्क्रीनशॉट लेने वगैरह का कोई सीन नहीं है, मैं पीडीएफ डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से कर लेना डाउनलोड। नेक्स्ट बढ़ा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे बच्चा कि एनारोबिक प्रोसेस, एक एनारोबिक प्रोसेस दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 40 है। ये किस में प्लेस होता है, मतलब किस में हमें प्रोसेस देखने को मिलता है? एनारोबिक प्रोसेस ये देखने को मिलता है यीस्ट में ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है मसल्स में ह्यूमन बींग्स की, या इथेनॉल, ऑक्सीजन और एनर्जी। तो सिंपल, जब आपको मैंने किस तरीके से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है उस टाइम पे बताया था कि हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है? फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट में, फर्मेंटेशन ऑफ ईस्ट में। क्लियर रहेगी ये बात? तो इसको याद रखना। फिर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्लेनेरिया कट्स इनटू 2 पीसेस। तो सिंपल था, जो 2 पीसेस कटेंगे वो दोनों पीसेस खुद ब खुद ग्रो होने लगेंगे। व्हेन प्लेनेरिया इज कट इनटू 2 पीसेस देन ईच पीस ग्रो इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। क्या बोलते हैं बेटा इस प्रोसेस को? रीजनरेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 42 कि व्हाट हैपेंस व्हेन एक्सीडेंटली प्लेनेरिया कट्स इनटू मेनी पीसेस। अभी बताया, जब मेनी पीसेस में कटेगा ईच पीस ग्रो इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रीजनरेशन। बी बोला ब्रायोफाइलम लीव्स फॉल ऑन द वेट सॉइल। अब होता क्या है, जब ब्रायोफाइलम लीव्स वेट सॉइल पे आएंगे तो क्या होगा? वेजिटेटिव, ठीक है, vegetative propagation. When the bryophyllum leaves fall on the wet soil, the buds present in the notches along the leaf margin develop into a new plant. This is known as vegetative propagation. और इसी चीज को क्या बोलते हैं बेटा? Vegetative propagation. On maturation, sporangia of rhizopus burst. Maturation पे जो rhizopus होता है उसका sporangia burst हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद हमें देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोरेंजिया ऑफ राइजोपस कंटेन्स सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू अ न्यू राइजोपस इंडिविजुअल व्हेन इट बर्स्ट ऑन इट्स मैच्योरेशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर है बेटा? लिख के आना, ठीक है, पूरे नंबर, पूरा सवाल, पूरा जवाब। अच्छा, बोल रहे लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज एंड गर्ल्स। सेक्सुअल मैच्योरेशन अटेन करने पे, प्यूबर्टी अटेन करने पे मेल और फीमेल दोनों की बॉडीज में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। तो ऐसे चेंजेस बताने बेटा जो दोनों में कॉमन हो। तो ऐसे कौन से होते हैं? अगर हम अलग अलग बात करें तो क्या है, मेल में देखें तो फेशियल हेयर ग्रोथ,
जेनिटल एरिया में या फिर आर्म पिट्स में क्या हमारे हेयर ग्रोथ, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस होना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ना, ठीक है, ये सारी चीजें, वॉइस बिगिंस टू क्रैक, ये मेल में है। फीमेल में बात करूं तो क्या बेटा, उनका वॉइस क्या बोलते हैं, थोड़ा पतला हो जाता है, वो बेसिकली ब्रेस्ट साइज और हिप साइज का इंक्रीज होना, उनका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना, पीरियड स्टार्ट होने, ये है। अब दोनों में कॉमन क्या है, सबसे पहला दोनों के स्किन्स पे पिंपल आना स्टार्ट हो जाता है, स्किन बिकम्स ऑयली, जैसे डर्ट वगैरह बहुत ज्यादा चिपकता है और पिंपल आना स्टार्ट होता है। दूसरा क्या, दोनों के आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ कॉमन सेक्सुअल मैच्योरेशंस के साइंस हैं। नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 3 चीजें बता रखी है, तीनों का बताना है कि क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले बात करूं ओवरी की, एग्स प्रोड्यूस करता है, ओविडक्ट की, यहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये हो गया साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वहीं पे अगर यूट्रस की बात करूं तो यहां पे होता है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यहीं पे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, यहीं पे बेसिकली बच्चा नरिशमेंट लेता है, जो बच्चों को नरिशमेंट प्रोवाइड होते हैं वो इसी प्लेस पे होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन पहले भी किया हुआ ये क्वेश्चन, दोबारा आ चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर डाइजेशन होता है। क्लियर रहेगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार आ गया, कोई नहीं क्वेश्चन, कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अभी देखा था, कोई नहीं, रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चन। आगे देखते हैं, वेरियस स्टेप्स इन फूड चेन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वेरियस स्टेप्स, तो ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है वेरियस स्टेप्स को, क्या कहा जाता है, ट्रॉफिक लेवल। इजी है। हाँ, विद रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, मैन क्या है, जो एक ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे, तो हम हुए कंज्यूमर। क्या हुए, कंज्यूमर। क्लियर रहेगी ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 एंड द क्वेश्चन इज फूड वेब इज कंस्टिट्यूटेड बाय रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट, relationship between the plants and animals, various interlinked food chain in an ecosystem, relationship between animals and environment। तो सिंपल सा फूड वेब है क्या, कि कई सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड है और वो एक फूड वेब बनाते हैं। तो यहीं पे ये बात हुई है इंटरलिंकिंग की, तो ये आंसर हो गया बेटा। क्लियर रहेगी? सी, वेरियस इंटरलिंक्ड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। और लास्ट हमारा 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके साथ ही एंड करते हैं सीरीज को, कि लिस्ट 2 बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ अ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कोई 2 बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक क्या होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स क्या, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या है, प्रोड्यूसर्स। ये कैसे हैं, लिविंग है, ठीक है। दूसरा कंज्यूमर्स, जो कि डायरेक्टली या डायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर्स पे, ठीक है। तो हम भी क्या हुए, एक तरीके के बायोस्फीयर के बायोटिक कंपोनेंट। क्लियर है? तो एकदम अच्छे से भाई पूरी बायो के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इन्हीं में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, आधे से ज्यादा क्या, ज्यादातर पेपर इसी में से आएगा। तो एक बार पूरी वीडियो देख के चले जाना, ठीक है। कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दो, मैं रिवर्ट कर दूंगा कि क्या है आंसर, नहीं है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये पीपीटी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे एक और सीरीज में मिलते हैं, क्वेश्चन फिजिक्स के 50 और केमिस्ट्री के 50। तो नेक्स्ट वीडियो में वहां पे मिलते हैं। बाय बाय।